भाई इतना खतरनाक आदमी है तो सामने वाला जिसके पास इतना प्रूफ है वो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? फिर ये तो और खतरनाक हो गया मामला। देखिए रूबिका जी, भारत का लोकतंत्र बड़ा सुंदर है और उस लोकतंत्र में हर किसी को, चाहे वो सत्ता में बैठा हो या विपक्ष में, अपनी बात कहने का हक है। हम लोग पत्रकार के तौर पर, विश्लेषक के तौर पर जानते हैं कि न तो इस तरह से नेता के खिलाफ कार्रवाई की जाती है और न वो भारत के लोकतंत्र में बड़े अच्छे तरीके से देखी जाती है। अब अभी चल रहा है ना मामला नेशनल हेराल्ड का, उसकी पूछताछ पे क्या हुआ, लगा ऐसे कि जैसे कोई अपराध हो गया हो। मोदी सरनेम पर सर्वोच्च न्यायालय ने फिर से सदस्यता बहाल कर दी और हमने कांग्रेस के बड़े नेताओं को सुना, अरे जज को सोचना चाहिए था वो गांधी परिवार से है। बड़ा विचित्र सा है भारत के लोकतंत्र में। मतलब थोड़ा मुश्किल है कि पत्रकार विश्लेषक के तौर पे आप कैसे समीक्षा करते हैं। राहुल गांधी की हरकतें वो निश्चित तौर पर खतरनाक है। देशद्रोही तो मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि कोई भी नेता है भारत का, उसको अगर देशद्रोही कोई कह रहा है और सरकार में बैठा व्यक्ति अगर देशद्रोही कह रहा है तो फिर आप उसके खिलाफ सबूत लाइए। लेकिन क्या जब हम ट्रंप के साथ डील पर बैठे हुए हैं, बड़ा सवाल होता है ना कि कितना डील कर लिया, कितना नहीं किया, और हमारी इकोनॉमी को डेट बता रहा हो हमारा नेता प्रतिपक्ष, तो खतरनाक नहीं है? उससे खतरनाक भला कौन हो सकता है भाई? और ये क्या आज तक के इतिहास में हमने तो 75 साल में ऐसा होते हुए नहीं देखा। युद्ध की स्थिति है, ऑपरेशन सिंदूर, आप उसको कुछ भी कहें, सरकारी शब्दावली माने कि खत्म हो गया है। हमारे कितने फाइटर जेट गिरे, ये सवाल आपको खतरनाक नहीं लगता है रूबिका जी? और मुझे तो किसी भी सामान्य समझ से कोई भी कहेगा तो क्या ये खतरनाक नहीं कि हम जिससे युद्ध लड़ रहे हैं, क्या इंदिरा जी जब लड़ाई लड़ रही थी, और इंदिरा जी तो लड़ ही रही थी, आज मोदी जी नहीं चलाने गए थे बंदूक और तोप और क्या क्या, क्या विपक्ष पूछ रहा था कि अच्छा इंदिरा जी कितने लोग मर गए, कितने लोग, तोप कितनी हमारी टूट गई, कितने जहाज, ये सब ये क्या है? खतरनाक होना यही होता है। आप डोकलाम के समय कौन सी मुलाकात थी भाई, क्या था? खतरनाक होना यही होता है। खतरनाक होना कोई ऐसा नहीं। और मैं कई बार कहता हूं, अब इल्हान उमर से वहां जाके मिल रहे हैं और उसके बाद बयान आता है कि अच्छा वो प्रतिनिधि मंडल में आ गए, हमें क्या पता। नेता प्रतिपक्ष विदेश की धरती पर जाकर बोले कि भारत में लोकतंत्र समाप्त हो गया है, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ये बेखबर है। ये खतरनाक नहीं होना नहीं है तो क्या है भाई? मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूं। अगर इतनी मेरी समझ कम है, फिर जिसकी ज्यादा समझ है उसको खतरनाक नहीं दिखेगा, उसको लगे कि अरे ये तो बड़ा महान काम राहुल गांधी कर रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, राहुल गांधी या किसी भी भारत के नेता को देशद्रोही न कहना है, न कहना चाहिए। लेकिन क्या हताश निराश राहुल गांधी, जिनके अंदर एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, देश हमारी प्राइवेट लिमिटेड प्रॉपर्टी है, अरे दूसरा कैसे चलाएगा भाई? कंपनी कैसे कब्जा कर? कंपनी नहीं है भाई, डेमोक्रेसी है। ये ठीक है कि नेहरू जी लंबे समय तक रहे, इंदिरा जी लंबे समय तक रहे, आपको भ्रम हो गया, उसमें ये सब गड़बड़ हो रही। विजय विद्रोही, पहले मैं चाहती हूँ 30 सेकंड का रिबटल और फिर तहसीन पुनावाला आऊंगी आपके पास। पहले अनंत विजय जी, फिर मैं रिबटल लेना जी। हाँ, आई विल कम। देखिए, मैं कोई तर्क वितर्क नहीं करना चाहता, लेकिन अब चूंकि बात ऐसी निकल गई है, तो जिस आदमी ने भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बताया, उसके साथ आप मरे जा रहे हैं डील करने के लिए। डील अमेरिका की शर्तों पर हो रही है, ऐसा अमेरिका डिक्टेट करता हुआ नजर आ रहा है। सवाल पूछे जाते हैं, जवाब नहीं दिए जाते। पूरा देश जानना चाहता है। राहुल गांधी के 5 सवाल को आप साइड में रख दीजिए, लेकिन पूरे देश में पूरे किसान थोड़ा सा चिंतित है ना। कपास का ट्रेडर भी चिंतित है, कॉर्पोरेट जगत का आदमी भी चिंतित है, हर लोग चिंतित है ना। तो उन सवालों के जवाब क्यों नहीं मिलने चाहिए? उस पर बीजेपी का एक नेता ये कह देता है कि प्रधानमंत्री सवालों से ऊपर उठ चुके हैं। किसी देश का कोई प्रधानमंत्री अगर प्रधानमंत्री की पद पर बैठा है तो वो तो और ज्यादा बाउंड है जनता के सवालों का जवाब देने के लिए। बिल्कुल है। जनता को तो आखिरी में जवाब प्रधानमंत्री के श्रीमुख से ही मिलने हैं, जिससे वो आश्वस्त होगा। नहीं, लेकिन तो ये क्या खतरनाक नहीं है? विजय जी, लेकिन ये सवाल जो पूछे जा रहे थे उनका जवाब देने के लिए जिन का भी मंत्रालय था, वो लोग आगे आए कि नहीं आए? और जवाब क्या मिला? जवाब क्या मिला? राहुल गांधी झूठ बोल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है कि जवाब केवल ये मिला है कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। तहसीन पुनावाला, एक सेकंड, पहले अनंत विजय जी विद योर परमिशन, ओके, एंड देन आई लेट यू स्पीक। हाँ, अनंत विजय जी, इन चीजों का
हाँ हाँ, इनका जवाब दीजिएगा भाई आप। राहुल जी की वकालत आप ही कर रहे हैं, मैं आप ही को मौका दूंगी। आनंद विजय जी। मुझे लगता है कि तहसीन जी इसलिए व्यग्र हो रहे हैं कि शहजाद साहब ने उनके 10वीं तक देर से पहुंचने की बात कर दी, तो खैर वो दोनों भाइयों का मसला है, उसमें हम लोग ना पड़े। लेकिन जो आज मुझे समझ में आता है रुबिका जी, तमाम बातें यहाँ हो गई। भारत में इस वर्ष मैं जो सोशियोलॉजिकल एनालिसिस के तौर पर इसको देखना चाहता हूं, दोनों पार्टियों के, इसको जो सभ्यतागत संघर्ष चल रहा है, जो सिविलाइजेशनल वॉर चल रहा है पिछले 12 वर्षों से इस देश में, और वो सरकार के हर कदम में दिखाई देता है, चाहे वो 370 हो, चाहे समान नागरिक संहिता हो, चाहे रायसीना हिल्स से उतरकर प्रधानमंत्री का कार्यालय जमीन पर आ जाना। उस दिन प्रधानमंत्री ने ठीक याद दिलाया कि ऊपर से शासन करने के लिए रायसीना हिल्स चुना गया था, अब हम शासन के उसको नीचे। तो ये जो है, ये सभ्यतागत संघर्ष का नतीजा है। दो सभ्यताएं इस वक्त देश में लड़ रही हैं। एक सभ्यता का प्रतिनिधित्व कांग्रेस पार्टी कर रही है, दूसरी सभ्यता का प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी कर रही है। एक रिक्लेमिंग ऑफ भारत करना चाहती है, एक रिक्लेमिंग, एक आइडिया ऑफ इंडिया पर लड़ना चाहती है। तो ये जो दोनों लड़ाई है, ये दोनों एक दूसरे के प्रति अविश्वास की भूमि तैयार कर रहा है। और राहुल गांधी के एब्सोल्युटली, आई वाज ब्रिंगिंग यू टू राहुल जी। ये तो हमें समझ में आ रहा है कि दो आइडियोलॉजीज की लड़ाई है भाई। एक टाइम ऐसा भी आया था कि एक तरफ नेहरू जी थे, दूसरी तरफ आप देख रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के वो युवा नेता जरूर थे वाजपेयी जी, लेकिन उसके बावजूद आमने सामने थे। फिर एक टाइम आया जब इंदिरा गांधी थी और दोबारा आपको वाजपेयी जी नजर आ रहे थे। हमेशा ये रहा है कि दो धड़ों के दो बड़े स्ट्रॉन्ग चेहरे रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी को लेकर बार बार ये जो, चाहे वो बीजेपी की तरफ से, चाहे वो अपने ही अंदरूनी ये जो इंडिया गठबंधन के साथी हैं, एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आज तक दिख नहीं पा रहा है। वो दिखेगा भी नहीं, क्योंकि वो उनके जो अपने क्रियाकलाप हैं या उनके जो अपने वक्तव्य हैं। अब छोटा सा उदाहरण बिहार चुनाव का देखिए ना, हम लोगों ने कितना डिस्कशन किया, इतना टेम्पो बनाया, लास्ट में पता नहीं कहां चले गए कॉफी बनाने, और वहां से कॉफी बनाते हुए तस्वीरें आने लग गई। तो जो व्यक्ति खुद को लेकर गंभीर नहीं है, मैं, विजय जी ने पप्पू कहा, पप्पू शब्द उनके लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है, उसका उपयोग नहीं होना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति खुद को लेकर मतलब गंभीर नहीं है, उसको दूसरे लोग, उनकी पार्टी के लोग, उनके संगठन के लोग गंभीर नहीं मानते हैं। आप अब उनके संगठन में किसी से बात कर लीजिए, ये मुझे तो लगता है तहसीन भी उनको गंभीर नहीं मानते। पहली फुर्सत में अगर इनको मौका मिलेगा तो ये प्रियंका जी को आगे कर देंगे, राहुल जी को पीछे कर देंगे। लेकिन एक नैरेटिव जो तहसीन लगातार बना रहे हैं, उस पर मुझे कुछ कहना है। वो लगातार फोर्स में राजीव गांधी को दिल्ली हाईकोर्ट के हवाले से एक्सोनरेट करने का प्रयास करते हैं। वो उनके निधन के कारण उनको कॉलम 6 में डाला गया। मैंने पहले भी तहसीन को यह बात कही थी, इसलिए उनको कहा गया। लेकिन अक्टूबर कोत्रोची से कभी पूछताछ नहीं करने दी गई, वो ट्रायल भी फेस नहीं किया कोत्रोची ने, जिस पर सबसे बड़ा ये था। तो दूसरे, ये एक करेक्शन था जो मैं तहसीन जी में करना चाहता था। लेकिन राहुल जी अपने इन कर्मों के लिए स्वयं जिम्मेदार है, और उनका जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है और वो उनसे जिस प्रकार की भाषा निकलवाता है,